व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो वंस अगेन हम आ चुके हैं विद द पार्ट टू ऑफ द बीएसटी चैप्टर टू बेसिकली विच इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो हमने पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं ना, लाइक उनका इम्पोर्टेंस और उनके फीचर्स एंड देन एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने बेसिकली वो देख लिया था। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसमें फोर होते हैं वो हमने देख लिए थे। सो इस वीडियो में हम क्या कवर अप करने वाले हैं, इस वीडियो में हम साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर सबसे पहले तो कवर अप करेंगे और वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्रिश राजपूत स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है हम जो बना रहे हैं सीरीज, ये आपकी सीयूईटी में देन जेएमआई के बीबीए बीकॉम एग्जामिनेशंस में बोर्ड्स में हर जगह आपको यूजफुल होगी कि एनसीईआरटी एक बेस है। आप हम आपको एनसीईआरटी करा रहे हैं, जो अगर आप एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इन फ्यूचर एंड बेसिकली फॉर यू इट वुड बी हेल्पफुल। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्टली विद द फर्स्ट साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर विच इज फंक्शनल फोरमैनशिप। सो इसमें एफडब्ल्यू टेलर क्या कहते हैं कि एक वर्कर को बेसिकली 8 बॉसेस या फिर 8 मैनेजर्स उनको गाइड करेंगे, उनको लाइक कैसे उनको ऑर्डर्स देंगे। सो हेनरी सॉरी एफडब्ल्यू टेलर ने बेसिकली वो 8 मैनेजर्स को टू सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्लानिंग इंचार्ज, सेकंड इज प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में ये द फॉलोइंग फोर आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलेक्टर से लेकर डिसिप्लिनेरियन तक। वेरस इन द प्रोडक्शन इंचार्ज स्पीड बॉस से लेकर इंस्पेक्टर तक आ रहे हैं। और ये 8 के 8 बॉस कंसिक्यूटिवली या फिर साइमल्टेनियसली वर्कर्स को गाइड करते हैं। सो अब इनका पर्टिकुलरली एक एक करके इनका मतलब भी देख लेते हैं हम। फर्स्टली प्लानिंग इंचार्ज में रूट क्लर्क आता है। तो रूट क्लर्क, रूट से हमें समझ आता है कि एक रूट यानी एक रास्ता। सो रूट क्लर्क क्या करता है, जो हमारा काम करने का तरीका है उसका एक सीक्वेंस, एक स्टेप्स बनाता है कि अगर आपको समझो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है वन डे में, तो उसका एक स्टेप है कि आप पहले रॉ मटेरियल को वहां से यहाँ रखोगे, फिर उसको प्रोबेबली उसको वॉश करोगे या फिर सेग्रीगेट करोगे, देन उसको मशीन में डालोगे, देन कोई मशीन में लाइक कुछ सेट करोगे फंक्शंस, देन वो आके आपका इंटरमीडिएट फेज में जाएगा, देन आप कुछ करोगे एंड ऐसे एक पूरा स्टेप्स है, पूरा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करोगे ताकि वो आपका प्रोडक्ट बन जाए। सो रूट क्लर्क बेसिकली यही बताता है। मैनुअल जॉब्स और मैकेनिकल जॉब्स के लिए वो स्टेप्स बताता है ना। मैनुअल जॉब्स मैकेनिकल जॉब्स में वही होती है जो फैक्ट्री वर्कर्स डेली बेसिस पे करते हैं, उसी की बात की गई है इधर, है ना। सो नेक्स्ट अभी हम सेकंड वाले पे चले जाते हैं कि इंस्ट्रक्शन कार्ड कलेक्टर। सो इंस्ट्रक्शन है तो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन कि जो वर्कर्स को जब वो काम करते हैं तो वो कौन सी चीज उनको ध्यान में होनी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए, उन सब चीजों की जानकारी इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ही देता है। सो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम ये है सिंपल। देन इट इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या बोलता है, टाइम से हमें पता चलता है कि जो ये मैनेजर है ये बताता है एक वर्कर को कि आपको किस समय पे काम शुरू करना है और किस समय पे काम खत्म करना है। और अगर हर वर्कर इस टाइम के बेसिस पे ही काम करेगा तो इवेंचुअली कंपनी की कॉस्ट कम होगी, कंपनी को एक्स्ट्रा किसी वर्कर को हायर करने के लिए उसको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कॉस्ट एलिमेंट भी इसमें आ जाता है, इसलिए इसका पूरा नाम टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हो जाता है। एंड फोर्थ इज डिसिप्लिनेरियन। ये बस डिसिप्लिनेरियन यानी कि हर एक काम, हर एक वर्कर अच्छे से काम कर रहा है ना, जो उसको कहा गया है वो काम कर देता है, टाइम पे कर देता है, डेडलाइंस मिस नहीं हो रही है, लाइक जो स्टैंडर्डाइज आउटपुट दिया गया है एक वर्कर को वो प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है ओवरऑल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज की हमने देख चुके हैं, हम चले जाते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज पे। सो फर्स्ट इज गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है, ये जितने भी मशीन्स टूल्स रिसोर्सेज होते हैं जो वर्कर्स को चाहिए होंगे या फिर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूजफुल है, उसको एक पर्टिकुलर जगह पे रखता है। जगह इन द सेंस कि वो जहाँ होनी चाहिए, मशीन्स को वर्केबल वर्क लाइक कंडीशन में रखेगा कि वो काम कर पाए, टूल्स जो होंगे नेसेसरी वो सब प्रोवाइड करेगा, अवेलेबल करवाएगा। ये गैंग बॉस का काम है। सेकंड इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस देखता है कि जो जॉब है, वर्कर जो काम कर रहा है वो टाइमली खत्म हो रहा है कि नहीं। लाइक उसको टाइमली खत्म करने के लिए उसको कुछ चीजें चाहिए होगी या फिर कुछ हेल्प चाहिए होगी या फिर कुछ भी गाइडेंस चाहिए होगी, कुछ भी डायरेक्शन जो भी चाहिए वो स्पीड बॉस उसको ला कर देगा।
सो अश्योर करेगा कि जो जॉब है वो टाइमली कंप्लीट हो। थर्ड इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इससे हम समझ जाएंगे कि रिपेयर बॉस का काम है कि वो जितनी भी मशीन्स हैं, जो भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उनको ऐसे कंडीशन में लाके देगा वर्कर्स को कि वो वर्क करें, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर्स ओनली। नाउ कम्स फोर्थ पॉइंट विच इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बस क्वालिटी कंट्रोल पे देखता है मशीन्स का क्वालिटी इंश्योर्ड है कि नहीं, प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी को मीट करते हैं कि नहीं, ये सब बेसिस पे वो इंस्पेक्टर काम करता है। सो हमने 8 के 8 इंस्पेक्टर्स, सॉरी 8 के 8 बॉसेस, सुपीरियर्स या मैनेजर्स कह लो, इनको हमने देख लिया। और बेसिकली फोरमैन्स है, फोरमैन्स एक्सपर्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर। एक्सपर्ट्स नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, हम किसी को भी फोरमैन नहीं बना सकते। So these were the 8 formats basically. Now let's move on to the second point, which is standardization and simplification. तो इसमें दो एलिमेंट है। फर्स्ट is standardization. स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग होता है कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी जो होती है उसका करने का एक स्टैंडर्ड है कि जैसे भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसको करने का एक तरीका है जो कि कंपनी ने डिसाइड किया है, और वो डिसाइड करता है मैनेजर मिलके किससे, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, वर्क स्टडी से। मैनेजर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ वर्क डिसाइड करता है जिसके हिसाब से ही बाद में सभी वर्कर्स को काम करना होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि अगर वर्कर को कुछ काम करने का स्टैंडर्ड वे पता होगा तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना किसी चीज को सोचने में। उनको पता होगा कि कंपनी में इस तरीके से काम होता है, हमें भी इसी तरीके से काम करना है। और अगर एक वर्कर नहीं, हजारों वर्कर्स एक ही तरीके से काम करेंगे तो कोई भी डेविएशन या फिर कुछ भी लाइक कंफ्यूजन या फिर चेंजेस नहीं होंगे। हर एक वर्कर एक ही तरीके से काम कर रहा है तो क्वालिटी या फिर आउटपुट भी सेम ही मिलेगा। सो ये सब चीज मेंटेन करता है स्टैंडर्डाइजेशन, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन है कि अननेसेसरी जितनी भी वर्टिकल्स है, डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट्स का, साइज में, टाइप्स में, कलर्स वलर्स जो भी है, अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट कर दो। जो नेसेसरी चीज है जो कि प्रॉफिटेबल या फिर सेंस बनाती है कंपनी के लिए, सिर्फ उन्हीं को रखो। सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही सिंपल है। देन कम्स वर्क स्टडी। There are basically four studies under the work study, which are fatigue, method, motion, and time. And let's look at them individually. So first is fatigue study. सो एक वर्कर अगर एक पर्टिकुलर डे पे काम करने आता है तो वो थकेगा। इट इज वो बाउंड है कि वो थक जाएगा, उसको एक ब्रेक चाहिए होगा। सो फटीग स्टडी में क्या होता है कि एक मैनेजर या फिर जो कंपनी है वो देखेगी कि एक वर्कर एक डे में कितने टाइम पीरियड के बाद थकान फील करता है, और हमें उसको कितना टाइम पीरियड के बाद ब्रेक देना चाहिए, और कितनी देर के लिए ब्रेक देना चाहिए, और कितनी बार ब्रेक देना चाहिए। सो ये सब चीज फटीग स्टडी के अंदर आती है, क्योंकि अगर वो कॉन्टिन्यूसली काम करेगा तो इवेंचुअली उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने ही वाली है। लेकिन अगर उसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना है तो उसको एक ब्रेक देना पड़ेगा। हम भी जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हम कॉन्टिन्यूसली 8 आवर्स पढ़ाई नहीं कर सकते, हम बीच में ब्रेक लेते ही हैं, और ये वर्कर्स पे भी लाइक अप्लाई होता है, हर एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है। सो फटीग स्टडी यही देखता है कि हम एक पीरियड ऑफ टाइम देंगे दिन में जिसमें हम ब्रेक देंगे वर्कर्स को, ताकि वो अपना लाइक एनर्जी या फिर कुछ भी रिलैक्स या फिर जस्ट फील गुड, जस्ट एंजॉय रिलैक्स कर सकते हैं। सो फटीग स्टडी यही होता है। सेकेंड इज मेथड स्टडी। So according to Taylor, there is a one best method to do any work, और ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में भी था। सो अकॉर्डिंग टू फेडरिक विंसलॉ टेलर, कोई भी काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है जो कि कंपनी को ढूंढना होता है। कंपनी उस चीज को ढूंढती है और देन एक काम करने का एक प्रोसेस बनाती है, स्टेप्स बनाती है, जो कि वो पूरे कंपनी में प्रेवलेंट हो जाते हैं, और हर एक वर्कर उसी स्टेप को फॉलो करेगा ताकि एक जनरल कॉमन आउटपुट मिले। और इसी मेथड स्टडी के अंडर टेलर ने असेंबली लाइन भी दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सीयूटी एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में, क्योंकि ये असेंबली लाइन का क्वेश्चन आया था 2 years ago इन सीयूटी as far as I know. So this is important for you. You must remember this. Now coming on to the like what is assembly line. So assembly line is वही कि स्टैंडर्डाइजेशन, एक मेथड, एक वे ऑफ डूइंग वर्क, ये असेंबली लाइन। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है कि फॉर डिजाइनिंग अ कार द असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड एंटेल डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, प्लेस फॉर मैन, मशीन एंड रॉ मटेरियल। सो एक पर्टिकुलर एक स्टेप्स है कि
हम यही करेंगे और हर एक मैन रिसोर्सेज देन नॉन लिविंग रिसोर्सेज की एक जगह है। सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर मेथड स्टडी। नाउ कम्स टाइम स्टडी। सो टाइम स्टडी में यही बताते हैं कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, जॉब करने के लिए एक पर्सन को कितना टाइम लगेगा। और बहुत सारे चीज़ों को कंसीडर करने के बाद कंपनी एक बेसिक स्टैंडर्ड टाइम के साथ आती है, जिस टाइम को हर एक वर्कर को फॉलो करना होता है। सो इस टाइम स्टडी के बेसिस पे ही देन डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम भी इससे रिलेटेड है। सो कोई भी काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो कि एक वर्कर को दिया जाता है कि आपको इस टाइम के अंडर अंडर काम करना है। सो टाइम स्टडी देन अगर हमें पता चल गया कि इस काम को करने में इतना टाइम लगता है, तो देन हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। अगर हमें एक बल्क ऑफ प्रोडक्शन करना है लाइक 1 वीक में, तो हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे अगर एक एम्प्लॉयज इतना टाइम लगाता है इतने प्रोडक्ट्स बनाने में। सो इस बेसिस पे हम कितने एम्प्लॉयज को हायर करना है वो भी हम देख सकते हैं। हम इंसेंटिव स्कीम्स बना सकते हैं। इंसेंटिव स्कीम्स कैसे? अगर हमें 1 घंटे में 10 प्रोडक्ट्स बनाने थे लेकिन हमने बना दिए 12, तो हमें थोड़ा इंसेंटिव मिलेगा। हमें 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें कुछ मॉनेटरी गेन या फिर कुछ रिकॉग्निशन, एडमायरेशन हमें कुछ मिलेगा। नाउ कम्स लास्ट ऑफ द वर्क स्टडी विच इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी ये बताता है कि एक वर्क प्लेस पे जितने भी अननेसेसरी या फिर अनप्रोडक्टिव या फिर नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसको हम किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं ताकि वर्कर का एनर्जी, एफिशिएंसी और टाइम, तीनों चीज उसकी सेव हो और कंपनी को ओवरऑल बेनिफिट हो। सो मोशन स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ लिखा है टेलर और उनके एसोसिएट ने क्या किया था। जो ब्रिक्स लेयरिंग या फिर ब्रिक्स को लेयरिंग करने का जो जॉब होती है, उसमें कितने मूवमेंट्स थे? अर्लियर वो 18 मूवमेंट्स कर रहे थे वर्कर्स, लेकिन जब उन्होंने मोशन स्टडी को इम्प्लीमेंट किया तो वो 18 से रिड्यूस होकर जस्ट 5 पे पहुंच गए। सो यू कैन सी दैट 50% से भी कम चला गया है ये अननेसेसरी मूवमेंट्स। सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर द कंपनी बिकॉज उनका कॉस्ट कम होगी। सो यस, दैट वाज इट इन द मोशन स्टडी। हम देख सकते हैं which motions were productive then incidental and unproductive, that is included in it. Now comes the last point which is differential piece wage system. तो सिंपली मीनिंग इसका यही है, जैसे दो वर्कर्स है एक्स एंड वाई। एक्स जो है, दोनों को एक ही चीज बताई गई है कि आपको दिन में जैसे 5 पॉट्स है तो आपको डे में 10 पॉट्स, एक दिन में 10 पॉट्स बनाने हैं, ओके। लेकिन समझो एक्स ने बना दिए दिन में 15 पॉड्स और जबकि वाई जो है वो दिन में 8 ही बना पाया। तो अब आप बताओ कि एक्स को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए या वाई को पैसे मिलने चाहिए, तीन दोनों को सेम ही मिलने चाहिए। सो फेडरिक विंस्लॉट टेलर ये कहते हैं कि दोनों को सेम पैसे नहीं मिलने चाहिए। जो एफिशिएंट वर्कर है उसको ज्यादा मिलने चाहिए, जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको कम मिलने चाहिए। क्यों? फर्स्टली रीजन यही है कि अगर इनएफिशिएंट वर्कर को भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने एफिशिएंट वर्कर को मिल रहे हैं, तो एफिशिएंट वर्कर उतना काम करेगा ही क्यों? वो यही सोचेगा ना कि अगर मैं कम काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे इतना ही मिल रहा है, तो मैं अपना एनर्जी, अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ इसमें? सो वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगा। वो अनमोटिवेटेड या फिर एंथुसियाज्म उसका कम हो जाएगा। सेकेंडली, अगर कम करने पे भी इतना ही पैसे मिल रहे हैं तो सभी के सभी ही इनएफिशिएंट बन जाएंगे, कोई एफिशिएंट रहेगा ही क्यों? एंड थर्ड चीज है, अगर एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी उन्हें देखकर ज़्यादा काम करने का लिए मोटिवेट या फिर इंस्पायर होगा और जिससे जिससे उसको भी ज़्यादा पैसे मिले। सो यस, दिस वाज़ इन इट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ एक एग्जांपल के तरीके से दिया हुआ है कि समझो एक पर्सन को एक दिन में 10 यूनिट्स बनाने हैं और अगर जिसने बना दिए 10 यूनिट्स तो उसको पर यूनिट 40 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अगर समझो किसी ने 10 यूनिट से ज़्यादा बना दिए तो उसको हर एक पर यूनिट 50 रुपीज़ मिलेंगे। सो देख लो, अगर किसी ने 11 यूनिट्स बनाए तो 11 इंटू 50 हो गए 550। लेकिन किसी ने 9 यूनिट्स ही बनाए तो 9 इंटू 40 इक्वल्स टू 360। सो क्लियरली 190 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया है विच इज आई थिंक इनफ। इधर लिखा डिफरेंस शुड बी इनफ फॉर द इनएफिशिएंट वर्कर टू बी मोटिवेटेड। So yeah, these were all the work studies, like scientific work study techniques of Frederick Winslow Taylor, and he was the propounder of the साइंटिफिक मैनेजमेंट। और वो बेसिकली उनका जितना भी वर्क है वो फैक्ट्री लेवल मैनेजमेंट पे या फिर शॉप फ्लोर के लिए यूजफुल है। एंड वो क्लासिकल थियरी के एक बहुत ही बड़े
लाइक थियरिस्ट या फिर एक पर्सन होंगे जिन्होंने लाइक कंट्रीब्यूशन दिया है इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट। अब हम जाते हैं दूसरे पर्सन पे जिन्होंने उतना ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, विच इज हेनरी फेयोल। हु इज हेनरी फेयोल? वो थे फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट एंड उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड जनरल मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए दिए हैं, जो कि आज भी बहुत रिलेवेंट है आज की दुनिया में भी। और आप बहुत जगह देख सकते हो कि उनके प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो ही रहे हैं। नाउ लेट्स फटाफट हम देखते हैं। एक चीज है कि हेनरी फ्यूल ने जितनी भी एक्टिविटीज होती है एक इंडस्ट्री में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको 6 चीज में डिवाइड किया है। लाइक मैंने इसको कैसे रिमेम्बर किया था, बहुत सिंपल था। फाइनेंशियल का एफ, अकाउंटिंग का ए, सिक्योरिटी का एस, टेक्निकल का टी, कमर्शियल का सी एंड मैनेजरियल का एम। तो फास्ट सी एम, FAST CM। ये लाइक अननेसेसरी चीज बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मैंने करा था ये। सो दीज आर द 6 एक्टिविटीज, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड्स में आ सकता है ये, लाइक फॉर क्वेश्चंस विच आर ऑफ लो मार्क्स। आपके क्वेश्चन आ सकता है लाइक list the activities which the Henry Fayol mentioned as the activities of an industrial undertaking. So these are the 6 activities. Now some general knowledge है इधर, और ये आती है CUET में, like the dates, like in which year हेनरी फ्यूल की बुक ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश में, तो 1949। उनकी बुक ये थी कि उन्होंने 1917 में फ्रेंच में अपनी बुक रिलीज की, फ्रेंच लैंग्वेज में। देन 1949 में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में। सो यस, आपको ये रिमेम्बर कर लो, 1917 to 1949। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑल द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द हेनरी फ्योल, which firstly it is division of management, then authority and responsibility, order, ये सब है। Now let's come on to the first point, which is division of work. So डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, एक बड़ा सा टास्क है, जैसे एक होल लॉट ऑफ टास्क है, तो मैनेजर क्या करेगा, उस टास्क में छोटी छोटी चीजों को अलग कर देगा, और वो छोटी छोटी चीजों के लिए अलग एक पर्सन को हायर करेगा, और वो एक पर्सन ही उस काम पे ध्यान देगा। इससे क्या होएगा, फर्स्टली वो पर्सन स्पेशलाइज हो जाएगा, जो काम उसको दिया गया है उसमें वो मास्टर बन जाएगा। सेकेंडली जब वो स्पेशलाइज हो जाएगा तो वो एक नए तरीके से काम करना शुरू करेगा, जिससे उसका टाइम और कंपनी का टाइम बचेगा, तो कंपनी की कॉस्ट कम हो रही है। सेकंड ये चीज है। थर्ड ये है कि एक लाइक एक मेथड या फिर एक तरीका होगा काम करने का। ऐसा नहीं है कि हर एक जैसे समझो कि अगर ये सेपरेट या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट या फिर मैनेजर वो अलग अलग चीज को आइडेंटिफाई ना करता और कह देता 10 लोगों को कि ये काम करना है, सब 10 लोग एकदम पागलों की तरह कहने लगेंगे कि मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा। देन ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोग एक ही काम करने लग जा रहे हैं, दोनों को पता ही नहीं है हम सेम ही काम कर रहे हैं। से बहुत कंफ्यूजन और केओस बन जाएगा, तो इसके लिए डिपार्टमेंटलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। डिवीजन ऑफ वर्क यही बताता है, काम को बांट दो और एक एक पर्सन को वो काम दे दो, ताकि वो उसमें मास्टर बन जाए और वो और भी बेटर तरीके से वो काम करे। सो डिवीजन ऑफ वर्क ये है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम आज की रियल लाइफ में देख सकते हैं कि एक कंपनी में डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, HR, ये चार चार और बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि कंपनी बनाती है, फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, विच इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं कि किसी भी पर्सन के पास अथॉरिटी है, तो उतनी ही बैलेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और वाइस वर्सा किसी के पास उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जितनी उसके पास अथॉरिटी है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी होनी चाहिए इन द बैलेंस ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो। सो इसके इसको आप सिंपली समझ ही सकते हो, किसी के पास अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो उसका वो मिसयूज करेगा। सेकंड, किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, अथॉरिटी बहुत कम है, तो वो ओवरवेल्म हो जाएगा, उसके उसका मोटिवेशन या फिर उसका जो जो काम करने का एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। सो यही लिखा गया है टेक्स्ट में कि according to Fayol, authority is the right to give orders and obtain obedience. Okay. Then authority means the power to take decisions. Responsibility means the obligation to complete the job assigned on time. Excess of authority will lead to negative results. And excess of responsibility.
विल नॉट अलाउ अ वर्कर टू कंप्लीट हिज जॉब। सो यस, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, बेसिकली हेनरी फ्योल ने यही बताया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच इज डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन में ये बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई। फर्स्ट, कि डिसिप्लिन इन द सेंस पंक्चुअलिटी मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन में। जो अग्रीमेंट किया है मैनेजर्स और वर्कर्स ने, दोनों ही पार्टीज वो अग्रीमेंट पे टिकी रहे। जैसे अगर अग्रीमेंट हुआ है कि एक वर्कर और मैनेजर के बीच में कि हम 10 से लेके 6 बजे तक काम करेंगे और उसके लिए हमें पर डे लाइक 1000 रुपीज मिलने ही चाहिए। सो अगर एक वर्कर 10 to 6 काम कर रहा है तो उसको 1000 रुपये मिलने ही चाहिए। मैनेजर्स को अपनी बात पे टिका रहना चाहिए। सेकेंडली, अगर मैनेजर्स उन्हें 1000 रुपीज दे रहे हैं तो वर्कर्स को भी 10 to 6 काम करना ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कह सकते कि हम 11 to 6 काम करेंगे, नहीं। दोनों को अपनी बात पे टिके रहना है। और यही डिसिप्लिन है कि दोनों अपनी बातों पे अपनी कमिटमेंट्स को मीट करेंगे। पंचुअलिटी मेंटेन होगी। स्टैंडर्ड्स जो सेट हुए हैं उसको मीट करेगा वर्कर एंड मैनेजर्स। ये सारी चीजें इंक्लूड है डिसिप्लिन में। सो यही लिखा गया है टेक्स्ट में कि हाँ, मोटा मोटा यही लिखा है, मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट विच इज यूनिटी ऑफ कमांड। सो यूनिटी ऑफ कमांड आपको याद होगा, फंक्शनल फोरमैनशिप, हमने वीडियो की स्टार्ट में ही पढ़ा। सो ये जो प्रिंसिपल है वो फंक्शनल फोरमैनशिप का एकदम ऑपोजिट है, एंटोनियम समझ लो आप। सो कैसे? हेनरी फ्योल कहते हैं कि एक वर्कर को एक टाइम पे सिर्फ एक ही सुपीरियर गाइड कर सकता है, जबकि टेलर भाई कहते हैं कि एक वर्कर को 8 लोग गाइड कर सकते हैं। सो ये एकदम अपोजिट है उनके। कैसे? ये लाइक हम हेनरी फ्योल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर एक वर्कर को दो मैनेजर्स गाइड कर रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर उनसे कहते हैं कि हम 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते क्योंकि हमारे जो कंडीशन है कंपनी की फाइनेंशियल वो अच्छी नहीं चल रही, तो हम ज्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे। तो वर्कर बोलता है ओके। देन उसको थोड़ी देर बाद मैनेजर कहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कि हमें 10% डिस्काउंट देना होगा क्योंकि हमारे सेल्स बहुत कम है, हमें ज्यादा सेल्स करनी पड़ेगी, 10% डिस्काउंट दो। सो अब बताओ कि वर्कर किसकी बात मानेगा, 5% डिस्काउंट दे, 10% डिस्काउंट दे, क्या करे वो? सो ये कंफ्यूजन लाएगा, केओस लाएगा ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़े लेवल पे। सो इसके लिए फ्योल कहता है कि एक टाइम पे एक पर्सन को एक ही मैनेजर गाइड करेगा और इससे डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड होगा। तो और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इंस्ट्रक्शन में, डिपार्टमेंट सिंक्रोनाइज कोऑर्डिनेशन से काम कर पाएंगे, है ना? सो दिस वाज यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, जस्ट अ सेकेंड, नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा कि पूरी कंपनी जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम करेगी। जितने भी डिपार्टमेंट्स है कंपनी के, वो भले ही इंडिविजुअली काम कर रहे हैं लेकिन उनका एक जनरल डायरेक्शन सेम ही होगा। और हर एक वर्कर को वो पता होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट को वो पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन किस गोल के लिए काम कर रहे हैं। और हर एक पर्सन, हर एक वर्कर, हर एक एम्प्लॉय उसी डायरेक्शन में पहुंचने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहनी चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। वाइड ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी जो भी स्टेक होल्डर उससे जुड़े हुए हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और हमें क्या करना है। ओके, सो देयर शुड बी वन डायरेक्शन ओनली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट विच इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट? जैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं टू द जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट यानी कंपनी के इंटरेस्ट। जैसे एक वर्कर है, लेट्स हम एग्जांपल लेते हैं, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसका वर्कर है एक्स। एक्स चाहता है कि मुझे 1 लाख सैलरी मिले, लेकिन एबीसी लिमिटेड की वो कंडीशंस नहीं है कि वो वर्कर को 1 लाख सैलरी दे सकते हैं। उनकी कंडीशन यही है कि वो अभी फिलहाल 80,000 ही दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो सभी को 1 लाख देने लगे तो उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी और वो अभी उनका जो सिचुएशन ऐसी अच्छी नहीं है कि वो एकदम से सैलरी बढ़ा दे। सो इस सिचुएशन में एक्स को समझना चाहिए कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोटा है और जनरल इंटरेस्ट बड़ी चीज है। कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो सुपरसीड करेगा मेरे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी तब हमारी सैलरी अपने आप ही ग्रो करेगी, लेकिन अगर हमने आज ही ज्यादा सैलरी मांग ली तो क्या पता कंपनी को बैकलैश मिल जाए, बैकफायर मिल जाए, जो कि
अवॉइड किया जा सकता था अगर हम कम पैसों पे ही सेटल हो जाते तो। सो ये बताता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमें अपने पर्सनल बेनिफिट को दूर रखना चाहिए, कंपनी के बेनिफिट को पहले अपने आगे प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो इसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा कि समझो एक मैनेजर है, उसको कोई गुड्स मंगाना है किसी सप्लायर से। तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं सप्लायर्स का, और समझो किसी सप्लायर का एक ऑप्शन है और उसका एक हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस है उसके पास सप्लायर्स के। सो एक एथिक्स जो होते हैं, वर्क एथिक्स, वो क्या बताता है कि कंपनी के लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सप्लायर है, जो सबसे कम पैसों में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स दे रहा है, हम उसी को ही ऑर्डर देंगे। लेकिन मैनेजर क्या करता है, वो अपने रिलेटिव सप्लायर को ऑर्डर दे देता है। क्यों? क्योंकि वो उसका रिलेटिव है। सो ये जो चीज है, ये इस प्रिंसिपल का वायोलेशन है, और फेवल बताते हैं कि हमें ये करना नहीं है। हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी है जनरल इंटरेस्ट के सामने। ओके, सो दिस वाज इन जिन पॉइंट नंबर 6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 7, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या आता है कि एक एम्प्लॉयज है, हम हमें उनको रीजनेबल पे तो देनी ही चाहिए, ताकि वो एक रीजनेबल और एक लाइक रिस्पेक्टफुल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाए। कंपनी को इतना एम्पावर करना चाहिए उनके एम्प्लॉयज को कि वो एक अच्छी लाइफ जी पाए। और हाँ, इंक्लूड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में यही है कि रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। इट्स एन इम्पॉर्टेंट लाइन। रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी पर्सन में ऑफ द सेम क्वालिटी, कि हम ऐसे ऐसे पैसे नहीं देंगे आपको, हम दूसरे को ज्यादा देंगे। और जस्ट होना चाहिए, यानी कि रीजनेबल होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि हाँ, फेयर रेम्यूनरेशन मिलना ही चाहिए। सो इससे क्या होगा, एक वर्क एनवायरनमेंट बनेगा, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, जिसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में भाईचारे का वो होगा, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप भाईचारे वाला वो होगी, फीलिंग होगी। सो यस, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ये आता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ प्रिंसिपल, व्हिच इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस बनाने के लिए हेनरी फ्योल बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जो लोअर लेवल के मैनेजर्स है, वो अपर लेवल मैनेजर्स की बात शायद इग्नोर कर दें, या फिर वो अपने हिसाब से ही कंपनी को चलाने लगे अपने अपने तरीके से। सो ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन बहुत गलत है। ज्यादा सेंट्रलाइजेशन भी बहुत गलत है, क्योंकि बाद में कोई इनिशिएटिव्स ही नहीं होंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास काम करने के लिए, क्योंकि सारे डिसीजन, सारी पावर तो ऊपर बैठी है। सो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही बहुत गलत है अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे हो। इसीलिए फ्योल कहते हैं कि दोनों का एक बैलेंस बना होना चाहिए। एक बैलेंस बना रहेगा तो ही एक कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो और डेवलप हो पाएगी। सो इसका एक एग्जांपल है, जैसे इंडिया में पंचायत सिस्टम है, वो डिसेंट्रलाइजेशन को बताता है, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक छोटे छोटे गांव को, हर एक गांव को तो वो एडमिनिस्ट्रेट कर नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने पंचायत सिस्टम बनाई है, ताकि वो पंचायत सिस्टम अच्छी तरीके से पूरे गांव को मैनेज कर पाए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ पॉइंट, विच इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बताता है कि एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होने के लिए एक वे है, कि ए के बाद बी पर्सन के पास जाएगी, बी के बाद सी के पास, सी के बाद डी के पास, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी। अगर हमें समझो कि एक डिपार्टमेंट से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट में हमको कोई बात बतानी है, एक वर्कर को दूसरे वर्कर को बतानी है, सो वो जाएगी पहले उसके सीनियर सुपीरियर के बाद, बाद में मैनेजर के बाद में वो मैनेजर दूसरे वाले डिपार्टमेंट के मैनेजर को बताएगा, बाद में वो मैनेजर छोटे वाले मैनेजर को, देन वो सीधा वर्कर के पास जाएगी। तो ऐसा एक चेन है इंफॉर्मेशन ट्रैवल करने के लिए। सो फेयोल बताते हैं कि जो नॉर्मल सिचुएशंस है, जो ऑर्डिनरी सिचुएशंस है, उसमें ये स्केलर चेन कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ये स्केलर चेन फॉलो होना चाहिए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कोई कैलिमिटी आ गई, तो उसमें हम गैंग प्लैंक, ये कॉन्सेप्ट है कि हम स्केलर चेन को अवॉइड करके हम सीधा किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो गैंग प्लैंक यही बताता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में हम स्केलर चेन को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ कम्स 10th पॉइंट, विच इज ऑर्डर। सो ऑर्डर का हेनरी फ्यूल क्या बताते हैं कि हर एक पर्सन, हर एक चीज, हर एक रिसोर्स, हर एक टूल, हर एक आइटम
जितनी भी चीजें हैं उनका एक पर्टिकुलर जगह होगी कि वो उस जगह पे रहेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा कि वो किस टाइम पे किस जगह पे रहेंगे। अगर ये ऑर्डर मेंटेन होगा तो कॉस्ट बचेगी कंपनी की, और हर एक पर्सन मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा किसी भी चीज को ढूंढने में या फिर कुछ भी करने में। सो ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए कंपनी में, एक फैक्ट्री में। हेनरी फ्यूल इसको एम्फसाइज करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 11th पॉइंट विच इज इक्विटी। इक्विटी क्या बताता है कि इक्विटेबल तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए हर एक पर्सन को। किसी भी पर्सन को हमें सेक्स पे, रिलीजन पे, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव, नेशनलिटी, किसी भी बेसिस पे हमें उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। हमें हर एक पर्सन को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करें, और हम उसको एक अच्छे, फेयर और जस्ट तरीके से कंपनी को उसको ट्रीट करें, और उसको अच्छी सैलरी दे, इक्वल सैलरी दे। अगर 2% सेम ही लेवल पे काम करते तो दोनों को सिमिलर सैलरी मिलनी चाहिए। और एक कंपनी में डाइवर्स बैकग्राउंड के पर्सन्स को हायर करना चाहिए, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके वर्कर्स के बीच में, जिसमें हर एक वर्कर अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, और वो हर एक लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सो एक अच्छा फीलिंग, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा एनवायरनमेंट बनाता है कंपनी के लिए, विच इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। ओके, so this was that in the equity. Now let's move on to the 12th point, which is stability of personnel. Stability of personnel में क्या बताता है कि हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि एक वर्कर को इनफ टाइम देना चाहिए टू एडजस्ट और टू डेल्व इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। एक वर्कर को एक थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ढल सके, उसके काम करने के तरीके, रीत रिवाज सब समझ सके। उसको एक हाँ, उनको स्टेबल होने के लिए टाइम दिए, बेसिकली यही है कि उनको टाइम दिया टाइम देना चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाएँ। और कंपनी को एम्प्लॉयी टर्नओवर रेट कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयी टर्नओवर रेट कम होगा तभी कंपनी की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज़ कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, उनको टाइम नहीं दिया जा रहा स्टेबल होने के लिए, सो कंपनी को वापस से एम्प्लॉइज़ को हायर करने के लिए पूरी स्टाफिंग की प्रोसेस वापस रिपीट करनी पड़ेगी। सो इट इज़ वेरी कॉस्टली फॉर द कंपनी। सो ये रीज़न है कि कंपनी को लाइक पर्सन को स्टेबल होने के लिए टाइम देना चाहिए थोड़ा-सा। और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज़ गुड फॉर द बिज़नेस इटसेल्फ। सो येस, दिस इज़ इट। नाउ द लास्ट 2 पॉइंट्स व्हिच इज़ इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट द कॉर्प्स। सो इनिशिएटिव ये होता है कि हमें एक कंपनी को, एक वर्कर को इनिशिएटिव देना चाहिए कि अगर उसके पास कोई आइडिया है, कोई नया तरीका है काम करने का जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तो कंपनी को उसको वेलकम करना चाहिए। वर्कर को रिवॉर्ड देना चाहिए, उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसको मॉनेटरी बेनिफिट या फिर इमोशनल बेनिफिट कुछ उसको देना चाहिए, ताकि हर एक वर्कर मोटिवेट हो कि हम भी एक नया आइडिया देंगे, हम भी कंपनी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, हमें भी ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे। सो एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट अगर कंपनी में होगा तो हर हर एक वर्कर बस सैलरी के लिए काम नहीं करेगा, वो कंपनी को ग्रो करने के लिए काम करेगा, कंपनी को डेवलप करने के लिए काम करेगा। सो एक कंपनी के लिए ही बेनिफिशियल है। सो इनिशिएटिव मस्ट बी देयर इन द कंपनी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लास्टली एस्पिरिट द कॉर्प्स। बहुत सिंपल है, एस्पिरिट द कॉर्प्स ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है, मैंने पढ़ा था, लाइक टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। सो एस्पिरिट द कॉर्प्स में क्या होता है, मैनेजर को मैं करके बात नहीं करनी चाहिए, मैनेजर को बात करनी चाहिए कि हम हैं हम। मैनेजर जब भी किसी चीज़ को एड्रेस करे तो वो ऐसा नहीं कहे कि मैंने ये कर दिया, मैंने कंपनी को यहाँ 0 से 100 लेवल पे ले गया, नहीं। हम सब ने मिलकर एक कॉमन डायरेक्शन में काम किया, हम सब इतने अच्छे लोग, हम डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हुए लोग, हम सबको इक्विटेबल तरीके से ट्रीट करने के चलते हम इस हम सब ने मिलके कंपनी को बहुत आगे लेकर गए हैं, और अच्छे रिलेशंस है बीच में, मैं वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में भाईचारे वाला माहौल है। सो ये सब मेंटेन रहेगा तो ही कंपनी ग्रो करेगी। तो यस, अकॉर्डिंग टू फ्योल स्प्लिट द कॉर्प्स होनी चाहिए बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सो आई थिंक यस, विद दिस चैप्टर लाइक comes to an end. Chapter 2, which is very important chapter for your JMI, BCom, BBA examination, then CUET and then boards also. सो मैं यही कहना चाहूँगा, बने रहिए सीरीज़ के साथ, एंड
मेहनत करते रहिए। आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, डीयू, जेएमआई, बीएचयू, कोई सी भी आप देन जेएनयू, आपको कहीं भी जाना है वहां पहुंच जाओ। अच्छे से मेहनत करो, सीरीज को फॉलो करो, पढ़ाई करो। एंड यस, कोई कुछ भी आपको चीज लगे इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड विद दैट आई थिंक यस, दैट्स इट, and let's meet in the next video. Till then, goodbye.